बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश इस्तक़बाल है। आज हम उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ गज़ल का मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल का पस मंज़र क्या है, उसकी अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, उनके मौज़ूआत क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुख़न है। मकबूल इस हवाले से कि जब भी कोई नया शायर जो अदब की दुनिया में आता है वो गज़ल ही से अपनी शायरी का आगाज़ करता है। उसके अलावा इसकी मकबूलियत का राज इसमें भी मुज़मिर है कि जितने भी मुशायरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में होते हैं उसमें गज़ल को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। गज़ल की मकबूलियत का राज इसके दो चीज़ों पर मुनहसिर है। नंबर 1 हैयत और नंबर 2 मौज़ू। दोनों चीज़ें तवज्जो के काबिल हैं, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल का आगाज़ कैसे हुआ, ये रिवायत हमारे यहाँ कहाँ से आई। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू में ये रिवायत फ़ारसी से और फ़ारसी में अरबी से आई है। ये भी बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि अरबी ज़बान में गज़ल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता जो कसायद अरबी शुरा लिखते थे उन कसायद में जो अपने महबूब के औसाफ का जिक्र करते थे उनको गज़ल के तौर पर फ़ारसी वालों ने अपनाया और वहाँ से ये रिवायत हिंदुस्तान में आई, यानी उर्दू अदब में आई। उर्दू के जो पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, उन्होंने भी वाफिर मक़दार में गज़लें कही हैं और जिसमें दक्कन की आबो हवा का जिक्र खूबसूरती से मिलता है। उसके अलावा जितने भी शोरा गुज़रे हैं, वली दक्कनी यानी उर्दू शायरी के बाबा आदम से लेकर मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, फैज़ अहमद फैज़, शाद अज़ीमाबादी से लेकर आज तक के शोरा इरफ़ान सिद्दीकी, बशीर बद्र वग़ैरह तक के शायरी में गज़ल ने अपनी धूम मचाई है। गज़ल की सबसे ख़ास बात यह है कि गज़ल में महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ होती है, ये उसका लुग़वी मसला है। लेकिन इस्तिलाही तौर पर हम गज़ल में तमाम मौज़ूआत को बयान कर सकते हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि जो गज़ल के फ़नी लवाज़िम हैं उसका इहतमाम किया जाए। उसके अलावा जो क्लासिकी गज़ल की शेरियात हैं उन चीज़ों का हवाला देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम गज़ल की अज्ज़ाए तरकीबी पर बात करेंगे। तो गज़ल की जो अज्ज़ाए तरकीबी है, जो हैयत है, उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए 4 शर्तें हैं। नंबर 1 मतला होना चाहिए, काफ़िया होना चाहिए, रदीफ़ होनी चाहिए और मक़ता होना चाहिए। मतला के आगे लिखा हुआ है कि मतला के माना होता है तुलू होने की जगह, इसीलिए जब सूरज निकलता है सुबह तो हम कहते हैं कि सूरज तुलू होने वाला है। उसके बाद आते हैं काफ़िया की तरफ। काफ़िया बोलते हैं हम वज़न अल्फाज को जो वज़न में एक सुनाई दे लेकिन माने के हिसाब से वो अलग अलग हों। रदीफ़ बोलते हैं हम माना अल्फाज को, यानी ऐसे अल्फाज जो एक ही माना पेश करे और एक ही देखने में लगे। और सबसे आखिर में है मक़ता। मक़ता बोलते हैं काटने की जगह को, यानी ख़त्म होने की जगह को। गज़ल का आगाज़ होता है मतला से, इसीलिए इसे बोलते हैं मतला। इसकी बुनियादी शर्त है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। हम काफ़िया ज़्यादा ज़रूरी है, रदीफ़ की कोई शर्त नहीं है। काफ़िया सबसे अहम जुज़ है गज़ल के लिए। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों या हम रदीफ़ हों मतला कहलाता है। अब काफ़िया कौन सी बला है? काफ़िया बोलते हैं हम वज़न अल्फाज को और रदीफ़ बोलते हैं हम माना अल्फाज को। रदीफ़ लास्ट में आती है, रदीफ़ से पहले काफ़िया आता है। ये बात ज़हन नशीन रहे आपके कि रदीफ़ बाद में आती है और काफ़िया पहले आता है। काफ़िया शर्त में से है, रदीफ़ की कोई शर्त नहीं है।
रदीफ, गैर मुरद्दफ गज़ल भी कही गई है और मुरद्दफ गज़ल भी कही गई है। ऐसी गज़लें जिसमें रदीफ होती है उसको बोलते हैं मुरद्दफ गज़ल, और जिसमें रदीफ नहीं होती है उनमें बोलते हैं गैर मुरद्दफ गज़ल। इसके बाद सबसे बुनियादी शर्त गज़ल की ये है कि गज़ल का हर शेर अपना अलग माना देता है। ये वाज़ेह रहे कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं और मिसरा के माना होता है पट। दरवाज़ा, पहले पुराने ज़माने में दरवाजे 2 तरह के होते थे, दो पट वाले दरवाजे होते थे, 2 पट मिलकर एक दरवाज़ा होता था, बीच में कुंडी लगती थी। उसी तरह गज़ल में 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरे में बात मुकम्मल करनी होती है शायर को, इसीलिए गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होंगे और बाकी शेर का दूसरा मिसरा उसी तरह रहेगा पहले और दूसरे के तर्ज पे, और तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां जो मिसरे हैं वो चेंज होते जाएंगे, उसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती है। अब हम मीर तकी मीर की मशहूर गज़ल पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मतला क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है और मक्ता क्या है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, बाज़ हुबाब भी पढ़ते हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मीर की नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। बहुत आसान गज़ल है, लेकिन इसमें तमाम अशार जो हैं गज़ल के शायर के साथ ये पाबंदी होती है कि उसे 2 मिसरे में बात मुकम्मल करनी होती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये गज़ल है। जैसे देखिए, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र कर रहा है कि दुनिया फ़ानी है, यानी इंसान की हस्ती पानी के बुलबुले की मानंद है, और ये नुमाइश शराब है यानी धोखा है। तो ये एक शेर की बात मुकम्मल हो गई। अगला जो शेर आएगा उसमें नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, इसमें की सी है नहीं आया, उसके अलग से शेर आ गया, मिसरा आ गया, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो मतलब पहला दूसरे के साथ चौथे में रिपीटेशन है, छठे में रिपीटेशन है और 8वें में रिपीटेशन है। तो मालूम ये हुआ कि गज़ल की बुनियादी शर्त ये है कि पहले शेर में मतला होगा, इसके दोनों मिसरे हम काफिया होंगे, और बाकी अशार में बाकी अशार का दूसरा मिसरा हम काफिया होगा या हम रदीफ होगी। बहुत सी गज़लें ऐसी होती हैं जिसमें 2 मतले होते हैं, तो इसे बोलेंगे मतला। इसके बाद भी मतला आ जाए उसको बोलेंगे हुस्न मतला। तो ये बात ज़हन नशीन रहे। इसके बाद देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसने महबूब के हुस्न की तारीफ कर रहा है कि उसके होठों की तारीफ क्या कहने, कि कैसे होठ उनके हैं, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद उसके होठ है, इसमें महबूब के हुस्न की तारीफ कर रहा है। अब अगले शेर में फौरन वो शेर चेंज कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मतलब इंसान अपनी दाखिली कैफियत को बयान कर रहा है, उसकी शख्सी वारदात को बयान कर रहा है कि मेरी हालत क्या है, महबूब के गली पे मैं जाता हूँ, दरवाजे पे जा रहा हूँ, अब हालत क्या हो गई है, इज़्तिराब, बेचैनी वाली हालत हो गई है। और आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मीर की नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसमें हुस्न भी है और दाखिली कैफियत भी है। तो हमने महसूस किया कि गज़ल के तमाम अशार आज़ाद होते हैं, इनका तब हर शेर अलग अलग माना पैदा करता है और शेर चेंज होते रहते हैं। लेकिन बहुत सी गज़लें ऐसी कही गई हैं जो एक ही मौजू पर होती हैं, उन्हें बोलते हैं गज़ल मुसलसल, और ऐसी गज़लें जिनमें बातें अलग अलग तौर पर बयान होती हैं, उन्हें बोलते हैं गज़ल गैर मुसलसल। अब अशार की तादाद की खैर होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि गज़ल में अशार की तादाद ताक होनी चाहिए। ताक से मुराद ये है कि ऑड नंबर होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। ये गज़ल क्लासिकी गज़ल की ख़ास बात ये है कि क्लासिकी गज़लें जो कही गई हैं उसमें बेशतर गज़लें यानी 90% गज़लें ताक कही गई है। इसमें 4 अशार है ना, एक और है या फिर कई और होंगे जिसको हमने लिखा नहीं है। तो
उसके अशार की तादाद ताक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महबूब, शायर का जो महबूब है वो ताक है, वो अकेला है, मुनफरिद है। इसको अरबी में बोलते हैं वित्र। जैसे हम इशा की नमाज में वित्र पढ़ते हैं ना, 1 3 5 7, तो ये है। अब आते हैं काफिया की तरफ। काफिया हमने कहा था, काफिया बोलते हैं हम वज़न अल्फाज को, और काफिया पहले आता है, रदीफ बाद में आती है। तो हम वज़न अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो हम वज़न हों। इसमें देखेंगे हस्ती अपनी हबाब की सी है, इसमें शराब, इसमें गुलाब, इसमें इज़्तिराब और इसमें शराब। ये काफिया है, तमाम काफिया है। क्योंकि काफिये में माना वज़न तो एक होगा लेकिन माना बिल्कुल अलग अलग होगा। देखिए, हबाब या गुबाब, शराब, गुलाब, इज़्तिराब, शराब। अब आ गए रदीफ की तरफ। रदीफ बोलते हैं हम माना अल्फाज को, जो रदीफ बाद में आती है काफिया से। कीसी है, कीसी है, कीसी है, कीसी है, कीसी है, ये हो गई रदीफ। उसके बाद आगे आते हैं हम मक्ता की तरफ। मक्ता काटने की जगह कता से है, कता कलाम करना, बात काटना, बात मुकम्मल करना। तो मक्ता बोलते हैं गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस ऐसे नाम को बोलते हैं जो शायर अपना एक नाम रखता है और जिससे उसकी पहचान बनती है। जैसे गालिब, गालिब तखल्लुस है, असली नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान। उसके अलावा हसरत तखल्लुस है, सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी। जिगर तखल्लुस है, असली नाम है अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। इस तरह के बहुत से शोरा हैं जो अपना नाम रखते हैं, एक शायरी का नाम रखते हैं और उसी से उनकी पहचान होती है। असली नाम को कोई नहीं जानता है। इसके बाद हम आते हैं कि क्लासिकी गज़ल क्या है, क्लासिकी गज़ल की खसूसियात क्या होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं वली दकनी से लेकर मिर्ज़ा गालिब तक के दौर को हम दकनी कहते हैं क्लासिकी शायरी। 1700 ईस्वी से लेकर 1857 तक के दौर को हम उर्दू गज़ल के हवाले से ख़ास तौर से क्लासिकी शायरी कहते हैं। क्लासिकी शायरी में कुछ तसव्वुरात हैं क्लासिकी शायरी के। उसमें पहला तसव्वुर है हिज्र का तसव्वुर, यानी उर्दू गज़ल का जो शायर है वो उसके नज़दीक हिज्र ही हिज्र है, उसके महबूब से मुलाकात नहीं होगी, यानी विसाल कभी नहीं होगा। उसके बाद है एक का तसव्वुर, उसका महबूब एक होगा। क्लासिकी गज़ल में भले वो मर जाए या उसका महबूब उसके धोखा दे दे, उसके तरफ आंखें उठाकर न देखे, लेकिन तसव्वुर क्या है कि महबूब उसका एक होगा। लेकिन बाद में तसव्वुर बदला और हम शेर सुनाते हैं, कहाँ वो खलवते दिन आरात की। अब ये आलम है कि जब वो मिलते हैं हम कहते हैं कोई तीसरा भी हो। में इसी तरह का शेर है। या फिर हाली का शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तरफ कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। फिर उसके अलावा ये है गज़ल में जो शायर अपने महबूब का जिक्र करेगा वो हमेशा मुज़क्कर में करेगा, मेल में करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरा महबूब आती है, बल्कि वो कहेगा मेरा महबूब आता है। उसके अलावा हमारा शायर, गज़ल का शायर क्लासिकी शायरी में बहुत लागर रहेगा, बहुत नहीफ कमज़ोर रहेगा। इसीलिए एक शेर है, इंतहाए लागरी से जब न मैं आया नज़र, हंस के वो बोले कि बिस्तर को झाड़ा चाहिए। यानी शायर कहता है कि जब मैं महबूब के चक्कर में आकर मैंने दुनिया छोड़ दी, तब मेरे दोस्तों ने कहा कि वो बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रहा है, चलो उसकी खैरियत मालूम करते हैं। जब वो मेरे घर पे आए, जब उन्होंने देखा कि मैं कहीं नहीं हूँ, तो मेरे करीबी दोस्त ने कहा कि बिस्तर को झाड़ो, शायद कहीं यहाँ कपड़ा मिल जाए। उसके अलावा क्लासिकी गज़ल में ये है कि आवाज़ सुनने की ख्वाहिश पैदा कर रहा है शायर कि मेरा महबूब से विसाल तो होगा नहीं, मुलाकात होगी नहीं, लिहाजा आवाज़ में सुन लूँ कम अज़ कम, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। गालिब कहता है मरता हूँ उस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद से लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और। तो ये बातें हैं गज़ल के हवाले से, कुछ ख़ास बातें हमने बयान की हैं। और इसमें जो सवालात बनते हैं मतला, काफिया, रदीफ, मक्ता, इन्हीं हवाले से बनते हैं। और बाकी चीज़ें
नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा हैत है, पूरी हैत है, पूरा फॉर्म है, इसके हवाले से गज़ल को समझने में आसानी होगी। हैत के एतबार से गज़ल के अलावा उर्दू में दो और असनाफ़ हैं जिन पर हमारी निगाह होनी चाहिए। नंबर 1 रेख्ती और नंबर 2 हज़ल। उर्दू में मुरव्वज तमाम असनाफ़ सुखन और शेरी हैतें फ़ारसी शायरी से दरामद की गई हैं, लेकिन रेख्ती एक ऐसा उसलूब शेर है जो सिर्फ़ उर्दू शायरी से मुख्तस है। रेख्ती का नाम आते ही हमारा ज़हन रेख्ता की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जबकि दोनों अलग चीज़ें हैं। रेख्ता उर्दू ज़बान का एक पुराना नाम भी रहा है। फ़ारसी के बजाय उर्दू में गज़ल कहने को रेख्ते में गज़ल कहना कहा जाता था, जैसा कि मिर्ज़ा गालिब के इस शेर से होता है। रेख्ते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। उर्दू के लिए लफ्ज़ रेख्ता के इस्तेमाल की मुनासबत से वो उर्दू गज़लें जो औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे, औरतों की आपस में गुफ्तगू और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कही गई, उन्हें इस्तिलाहन रेख्ती कहा गया। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के मुताबिक रेख्ती में औरत की तरफ से इजहार इश्क के सिवा दर्जा झेल खुसूसियात का होना लाजमी है। नंबर 1 इश्क के बजाय हवस का बयान, जिनसी फ़ेल और जिनसी बदअदवनियों पर तवज्जो मरकूज़ रखना। नंबर 2 मस्तूरात की रसूम, तवहुमात और रिश्तों का करार वाक़ई बयान। नंबर 3 औरतों के मखसूस रोज़मर्रा और मुहावरों का बयान। इस बारे में यहाँ तक तक़य्युद है कि रेख्ती में सिन्फ़ क़सीदा के अलावा फ़ारसी अत्फ़ व इज़ाफ़त को क़तअन बार नहीं, क्योंकि ये औरतों की रोज़ाना गुफ्तगू में उनका इस्तेमाल नहीं होता। अब कुछ अशार हम देख लेते हैं। रेख्ती के मौजू मिजाज के वाकिफ़ होने के लिए चंद अशार मुलाहज़ा करें। शेर है, चुभती है ये निगोड़ी मुसलसल की ओढ़नी, लादे वही ददा मुझे मलमल की ओढ़नी। दूसरा शेर है, बाजी तुम चाहते हो बूंदी से, बाजी तुम चाहती हो बंदी से जैसा इखलाक, बाजी तुम चाहती हो बंदी से जैसा इखलास, अजी वो कुंवारियों में नौज हो ऐसा इखलास। दूसरी सिन्फ है हज़ल। गज़ल की हैत में रेख्ती के अलावा एक और उसलूब उर्दू शायरी में मुरव्वज रहा है, उसे इस्तिलाहन हज़ल कहा जाता है। मौजू, ख़यालात, जज्बात और महसूसात के से गज़ल लताफ़त व तहारत और मतानत व फ़तानत की हामिल है, जबकि हज़ल गज़ल की हैत में सूक़ियाना यानी बाज़ारू, आमियाना और मुब्तज़िल ख़यालात व अफ़कार के इज़हार का नाम है। हज़ल में मिज़ाह की चाशनी भी होती है, लेकिन उससे कोई लतीफ़ एहसास नहीं पैदा होता। उसके मिजाज और मिज़ाह में फक्कड़पन और कसाफ़त अहम चीज़ है। रेख्ती और हज़ल में मिजाज की यकसानियत पाई जाती है। दोनों में बस यही फ़र्क है कि रेख्ती का लबो लहजा और अंदाज़े तख़ातुब ज़नाना है, जबकि हज़ल का लहजा गज़ल की तरह मर्दाना है। हज़लिया शायरी की चंद मिसालें देखिए। लूला तेरी गली में, लंगड़ा तेरी गली में, है सब अपाहिजों का अड्डा तेरी गली में, है बर्क़ पाश कितना जलवा तेरी गली में, सुई भी ढूंढ लेगा अंधा तेरी गली में, उस शाख की वो बढ़ के आगे है टांग ले है, शेर बब्बर है गोया कुत्ता तेरी गली में। उसके अलावा बूम मेरठी का मशहूर शेर है, इन हसीनों ने उजाड़ी बस्तियाँ, बूम साला मुफ्त में बदनाम है। ज़ाहिर हुआ कि जिन लोगों को गज़ल जैसी संजीदा सिन्फ़ सुखन में कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने हज़ल का सहारा लिया और इसी में तबाह आजमाई की। इस तरह हम देखते हैं कि गज़ल इतनी मकबूल सिन्फ़ है कि उसमें तरह तरह के मौज़ूआत को दाखिल करने की गुंजाइश है, क्योंकि गज़ल का लुग़वी माना महबूब से हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना है, लेकिन इस्तिलाह में वो तमाम मौज़ूआत हैं जिनमें गज़ल
जिनमें गज़ल की बातें की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया।